एक बड़ा कार्गो शिप डार्बिशर शदीद तेज समुद्री तूफान में गायब हो जाता है, जो कि टाइटैनिक से लंबा और वेट में 2 गुना था। शुरुआत में जो अपने अंदर एक मिस्ट्री थी कि कैसे एक शिप जो लगभग 1000 फीट लंबा था बस अचानक गायब हो गया बिना किसी निशान और इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल के। अथॉरिटीज़ ने कैप्टन और क्रू को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन हर कोई ये मानने को तैयार न था। असल सबूत गहरे समंदर में छुपे थे और जो चीज़ सामने आई उसका किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था। शिप में कुछ ऐसा हुआ था कि पहले वो इम्प्लोड हुआ और फिर एक्सप्लोड, और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि शिप में मौजूद 42 क्रू मेंबर्स को अपनी जान बचाने का मौका भी ना मिला होगा। 1980 में होने वाले हादसे की हकीकत सामने आने में आखिर 20 साल क्यों लग गए? क्या ये वाकई बैड सीमैनशिप का नतीजा था या शिप के स्ट्रक्चर में कोई फ्लॉ था जो हादसे का सबब बना? ख़वातीन और हज़रात, इन्फोवर्स पे खुश आमदीद। 8 सितंबर 1980 को एमवी डार्बिशर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से गुजर रहा था। शिप के कैप्टन 47 ईयर्स ओल्ड जॉफ्री अंडरहिल थे। शिप अच्छी कंडीशन में था और हर चीज़ सही तरीके से काम कर रही थी। शिप के 9 कार्गो होल्ड्स की कैपेसिटी 1,60,000 टन थी और ब्रिज डेक 10 मंजिला था। डार्बिशर एक बल्क कैरियर था और उसके बड़े होल्ड्स में अनाज से लेकर क्रूड ऑयल तक डाला जा सकता था, लेकिन इस दफ़ा उस पर 1,57,000 टन आयरन ओर थे जिनसे लोहा निकाला जाता है। कनाडा से निकल के अफ्रीका के साउदर्न पार्ट से गुजर के वो अपनी आखिरी मंजिल कावासाकी जापान से सिर्फ कुछ दिन दूर था। उसे केप साइज शिप कहा जाता था क्योंकि ये 145 फीट चौड़ा था और पानी में 60 फीट तक डूबता था। ये इतना गहरा था कि ना तो पनामा कैनाल से गुजर सकता था और ना ही स्विस कैनाल से, इसलिए उसे दुनिया के कुछ सबसे ख़तरनाक तूफ़ान ज़दा समंदरों से लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता था। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक टाइफॉन ऑर्किड तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ख़तरे से बचने के लिए कैप्टन ने शिप को तूफ़ान से कम 200 माइल दूर रखना था, मगर उन्हें 3 वेदर रिपोर्ट्स मिली थीं, एक गुआम से, एक टोक्यो और एक हांगकांग से, और हर एक ने टाइफॉन ऑर्किड की मुख्तलिफ लोकेशन दी थी। कन्फ्लिक्टिंग वेदर रिपोर्ट्स की वजह से कैप्टन को अपने तजुर्बे और नॉलेज पर भरोसा करते हुए फैसला करना था कि कैसे वो तूफ़ान से बच सकते हैं। उन्होंने कोर्स को नॉर्थ और ईस्ट की तरफ बदल दिया ताकि तीनों स्टॉर्म प्रेडिक्शन से बचा जा सके। कंपनी के रूल के मुताबिक जब शिप ख़राब मौसम के करीब हो तो हैचेस और वेंटिलेटर्स को बंद करना और उन पर कानवास कवर्स लगाना होता था। बेसिकली इंश्योर करना होता था कि सब कुछ ठीक तरह से बंद है ताकि कहीं से भी पानी अंदर ना आ सके। चंद घंटों बाद शिप 8 नॉट्स के ऊपर सेल कर रहा था, जिससे साफ जाहिर था कि कैप्टन का प्लान काम नहीं कर रहा था। राउट तब्दील करने के बावजूद उन्हें शदीद रफ वेदर का सामना करना पड़ा। समंदर का सॉइल इतना बढ़ गया कि स्पीड को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। तूफ़ान की अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ने उन्हें सीधा इसके रास्ते में ला खड़ा कर दिया था। जब तूफ़ान का सेंटर मज़ीद करीब आया तो हवाएं 100 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ गईं और लहरें 35 फीट से ज़्यादा ऊंची हो गईं। जैसे तैसे करके उन्होंने रात तो गुजार ली और अगले पूरे दिन तूफ़ानी समंदर का सामना करते रहे। अगली रात तक हवाएं और तेज़ और लहरें और ऊंची हो चुकी थीं। बिल आखिर अगली रात देर वक्त तक कैप्टन और क्रू शिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक बहुत ज़ोर से स्टील के ट्विस्ट होने की आवाज़ आती है, जिसका अंजाम बहुत दर्दनाक था। सिर्फ आखिरी चंद लम्हों में उन्हें समझ आया होगा कि आखिर हुआ क्या है। शिप सिर्फ चंद लम्हों में गहरे समंदर में गायब हो चुका था। 5 दिन बाद टाइफॉन ऑर्किड आखिरकार ख़त्म हो गया, मगर डार्बिशर का कोई पता न चला, ना ही किसी ने मेडे कॉल सुनी। जापानीज कोस्ट गार्ड और हेलीकॉप्टर्स ने डार्बिशर की तलाश शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि शिप क्रू की जान बचाई जा सकती है। शिप के गायब होने से पहले एक आखिरी रेडियो कॉल दूसरे करीबी शिप को की गई थी, जो कि उसकी लास्ट नोन लोकेशन जाहिर कर रही थी। 11 दिन की तलाश के बाद जापानीज कोस्ट गार्ड को ना तो शिप मिला और ना ही कोई सर्वाइवर्स, लेकिन आखिरी पोजीशन से 28 मील दूर समंदर पर ऑयल देखा गया था। अथॉरिटीज़ ने शिप में मौजूद तमाम क्रू मेंबर्स को डेड डिक्लेयर कर दिया। शिप के डूबने का सबब टाइफॉन ऑर्किड बताया गया और इसे एक एक्ट ऑफ गॉड समझा गया, मगर हर किसी के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि आखिर कैसे एक बेहतरीन शिप अचानक बिना कोई निशान छोड़े और किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के गायब हो गया। शिप क्रू में एक 19 साला डेक हैंड पीटर लैम्बर्ट भी शामिल था। ये उसका समंदर में दूसरा साल था।
बिना वक्त ज़ाया किए पीटर लैम्बर्ट का भाई पॉल लैम्बर्ट नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स से रब्ता करता है क्योंकि हैरानकुन तौर पे हर 6 से 7 हफ्तों में एक बल्क कैरियर डूब रहा था और इसके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा था। लैम्बर्ट को यकीन था कि दूसरे क्रू मेंबर्स की जिंदगियां भी खतरे में है, मगर वो उस वक्त किसी को एक्शन लेने पर राजी ना कर सका। टर्निंग पॉइंट डार्बिशायर के डूबने के 6 साल बाद आया 1986 में, जब डार्बिशायर की सिस्टर शिप कॉलोन ब्रिज को आयरिश सी में परेशानी का सामना करना पड़ा। शिप के बल्क हेड में एक बड़ा क्रैक हुआ था जो डेक हाउस के बिल्कुल आगे फ्रेम 65 पर था। डार्बिशायर उन 6 सिस्टर शिप में से एक था जिन्हें उनके हल्स की लेंथ के स्टील बीम से मजबूती के लिए जोड़ा गया था, मगर कंस्ट्रक्शन के दौरान ग्रेडर्स को फ्रेम नंबर 65 पर ज्वाइन किया गया, जो एक पोटेंशियल वीक पॉइंट हो सकता था। अब तक इन 6 जहाज़ों में से 3 के साथ समंदर में कोई ना कोई बड़ा हादसा हो चुका था। क्रू की फैमिलीज और बहुत से लोगों ने जो शिप पर नज़र रखते थे, जब स्ट्रक्चर में एक वाज़ेह फ्लॉ देखा तो उन्हें लगा कि शायद डार्बिशायर के डूबने की वजह फ्रेम 65 का फ्लॉ ही था। लैम्बर्ट ने फ्रेम 65 के फ्लॉ को यूज़ करके गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन दोबारा करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन 2 साल की इन्वेस्टिगेशन और ट्रेजिडी के 9 साल बाद उन्होंने दोबारा यही कंक्लूड किया कि टाइफॉन ऑर्किड डार्बिशायर के डूबने का जिम्मेदार था। लैम्बर्ट और दूसरी फैमिलीज ने यह फैसला किया कि अगर वो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो उन्हें खुद से कुछ करना होगा। उन्हें सबसे पहले शिपरेक को ढूंढना था जहां जापानीज कोस्ट गार्ड ने ऑयल देखा था। उस लोकेशन के आसपास दुनिया के गहरे समुद्रों में से एक जिसकी डेप्थ 5 किलोमीटर तक थी। उन दोनों सी फ्लोज एरिया को सर्च करना बहुत मुश्किल था और रैक को ढूंढना लगभग नामुमकिन समझा जाता था। लैम्बर्ट और क्रू फैमिलीज ने हिम्मत न हारी, उन्होंने पैसे इकट्ठा किए और 8 दिन की सर्च एक्सपेडिशन शुरू की। हैरत अंगेज तौर पे उन्हें किस्मत का साथ मिला। इंसिडेंट के 14 साल बाद एक्सपेडिशन के 5वें दिन उन्हें शिपरैक मिल ही गया। रैक मिलने की खबर के बाद हुकूमत को इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू करने के लिए मजबूर किया गया। अवाम की बड़ी दिलचस्पी के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट एक फुल स्केल एक्सपेडिशन को फंड करने के लिए राजी हो गई। उन्होंने रैक इंस्पेक्शन में वुड्स होल को इन्वॉल्व किया, जो अपने वक्त के सबसे एडवांस ओशनग्राफिक और डीप सी रिसर्च ग्रुप था, जिन्होंने टाइटैनिक को डिस्कवर किया था। अब डार्बिशायर को 13,000 फीट से ज़्यादा गहराई में एक्सप्लोर करने वाले थे। उनका काम ROV को नीचे भेजकर सबूत इकट्ठा करने थे ताकि उन मुमकिन सिनेरियोज का पता चल सके जो शिप के डूबने का सबब बने। डूबने के 13 मुमकिन रीजंस को मार्क किया गया था, जिनमें से एक फ्रेम 65 फेलियर भी था। 4 किलोमीटर नीचे ROV की मदद से शिप रैक के इमेजेस लिए गए। शिप का मलबा तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था और 2000 से ज़्यादा पीसेस में बिखरा था। इससे पहले भी बहुत से शिप रैक्स को एग्जामिन किया गया था, पर ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा गया था। ROV ने हज़ारों हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लिए, जिनमें देखा जा सकता था कि हादसे की वजह फ्रेम 65 नहीं था। अगर शिप का स्ट्रक्चर फेल नहीं हुआ था तो इन्वेस्टिगेटर्स को शक था कि शिप का कार्गो इसके डूबने के जिम्मेदार हो सकता था, या क्रू ने शिप लोड करते हुए कोई गलती की होगी, मगर इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई चीज़ का सबूत न मिला। शिप का ज़्यादातर हिस्सा बिखर चुका था, लेकिन शिप का बॉ समंदर के सामने वाला हिस्सा मुख्तलिफ था। बॉ का ज़्यादातर हिस्सा इंटैक्ट था और इससे साबित होता था कि बॉ में पानी भर गया था और ये इसी वजह से ना तो फ्रैक्चर हुआ और ना कंप्रेस। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह थ्योरी प्रपोज की कि फ्लोडिंग की वजह क्रू की गलती थी। अगर वो सही से छोटी बोसन हैच को सिक्योर कर देते, जो कि फॉरवर्ड डेक के नीचे वाले स्टोरेज कंपार्टमेंट तक जाती थी, तो पानी न भरता और शिप का अगला हिस्सा पानी में न डूबता। जब बॉ पानी से भर गया तो लहरें डेक के ऊपर तक आना शुरू हो गई। जब पहला कार्गो हैच कोलैप्स हुआ तो खाली होल्ड बहुत जल्दी पानी से भर गया और बॉ को और ज़्यादा पानी से अंदर धकेल दिया, जो कि शिप के डूबने का सबब बना। कर्टेसी के तौर पे फैमिलीज़ को प्रेस में न्यूज़ रिलीज़ होने से पहले ये सब बताया गया। उन्हें ये बात पसंद ना आई और ना यकीन हुआ। उनका कहना था कि क्रू प्रोफेशनल था और वो लोग ऐसी गलती नहीं कर सकते जिससे उनकी जानों को ख़तरा हो। हकीकत कुछ और ही है। फॉर्मर चीफ ऑफिसर नाइगल पास को यकीन था कि इन्वेस्टिगेटर्स ने गलत नतीजा निकाला था। क्रू कभी फॉरवर्ड हैच को अनसिक्योर्ड नहीं छोड़ सकता था। बॉसन स्टोर की एक तस्वीर में देखा जा सकता था कि कुछ रॉब्स के टुकड़े हैच के हैंडल पर लटक रहे थे, जिससे साफ जाहिर था कि हैच को ठीक तरीके से सिक्योर किया गया था। नाइगल मेलपास की गवाही ने और कुछ रॉब्स जो बॉसन हैच से बनी हुई थी, इन्वेस्टिगेटर्स की फाइंडिंग्स को शक में डाल दिया। हाई कोर्ट ने नीदरलैंड्स के मैरीटाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट से मदद ली। उन्होंने एक सिमुलेशन बनाया ताकि वेव्स के असर को समझा जा सके। मरीन टीम का काम था कि टाइफॉन ऑर्चिड की कंडीशन को दोबारा बनाया जाए और इसका असर डार्बिशायर पर टेस्ट किया जाए।
उन्हें ये पता करना था कि क्या क्रू की गलती के अलावा भी कोई और वजह डिजास्टर को ट्रिगर कर सकती थी। डार्बिशर के टेस्ट के लिए टैंगो टाइफून ऑर्किड के मेट्रोलॉजिकल डेटा के साथ प्रोग्राम किया गया। एक प्रेसाइज 15 फुट रेप्लिका शिप सेंसर के साथ लोड किया गया ताकि ट्रैक किया जा सके कि तूफान का शिप और उसके फॉरवर्ड हैचेस पर क्या असर था। हफ्तों के टेस्ट के बावजूद बहुत कम क्लूज मिले, जब तक एक ऐसी थ्योरी जो कि इतनी नामुमकिन लगती थी कि उसे गौर में लाना भी ज़रूरी नहीं समझा था। फॉरवर्ड डेक पर एयर वेंट नीचे वाले स्टोरेज एरियाज तक जाते थे। रैकेज के इमेजेस ने यह रिवील किया कि हैवी सीज की वजह से वेंट्स के कैप्स डैमेज हो गए थे। टीम ने प्रपोज किया कि मॉडल पर उन ओपनिंग्स को रेप्लिकेट किया जाए। एयर वेंट्स इतने छोटे थे कि वो शिप के साइज के मुकाबले में सिर्फ थोड़ा ही पानी अंदर जाने दे सकते थे, लेकिन टाइफून ऑर्किड 2 दिन से ज़्यादा तक चलता रहा और शायद इतना वक्त काफ़ी था कि थोड़ा सा पानी फ्लोटिंग का सबब बन जाए। बिल आखिर वो ये देखने में कामयाब हो गए कि पानी जिस स्पीड से आ रहा था काफ़ी था कि पूरा फॉरवर्ड कंपार्टमेंट पानी से भर सकता था। जब एक मरतबा पानी भर जाता है तो जहाज़ का अगला हिस्सा लहरों में और गहरा डूब जाता है और बड़े कार्गो हैचेस पर मुसलसल ज़्यादा पानी का जोर पड़ता है। 5 से 6 घंटों के अंदर लहरें इतनी शिद्दत से बढ़ चुकी थी कि हैच कवर के डिज़ाइन लिमिट से ज़्यादा लोड क्रिएट कर रही थी। सबको हैरत थी कि छोटे से होज इतनी बड़ी चेन ऑफ इवेंट्स का सबब बन सकते हैं, जो कि वाकई एक ब्रेक थ्रू था। ये डिस्कवरी वो मिसिंग लिंक थी जो इन्वेस्टिगेटर्स मिस कर गए, लेकिन अब उन्हें पता था कि 20 साल पहले हुए इंसिडेंट का रीज़न क्या था। डार्बिशर ने 2 दिन से ज़्यादा टफ सीज का सामना किया था। लहरें बॉ के ऊपर गिर रही थी और नंबर 1 हैच तक आ रही थी। एक के बाद एक शिप के 9 मैसिव कार्गो हैचेस फेल करते गए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को इमरजेंसी कॉल करने का मौका भी ना मिला। 8 नवंबर 2000 को लंदन में हाई कोर्ट इंक्वायरी ने कंक्लूड किया कि डार्बिशर इसलिए डूबा क्योंकि वेव्स ने शिप बॉ के एयर पाइप्स को तबाह कर दिया था, जो अनकंट्रोलेबल फ्लोटिंग का सबब बने। क्रू पे लगे सारे इल्ज़ाम हटा दिए गए। कोर्ट ने बल्क कैरियर्स के लिए नए सेफ्टी रिकमेंडेशंस दिए। इसमें फॉरवर्ड सेक्शन में फ्लोटिंग कंट्रोल डिवाइसेस इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट शामिल थी और हैच कवर्स की कंस्ट्रक्शन को मजबूत बनाने का ऑर्डर दिया गया। कवर डिज़ाइन की मजबूती को लगभग दुगना कर दिया गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे अडॉप्ट भी किया। बल्क कैरियर्स के हैच कवर्स दुनिया भर में अब डार्बिशर की वजह से ज़्यादा सेफ हैं। 2004 में पॉल लैम्बर्ट और डार्बिशर फैमिली एसोसिएशन की एफर्ट्स को मैरीन सोसाइटी का थॉमस क्रे सिल्वर मेडल दिया गया, जिससे सेफ्टी इंप्रूव करने में उनके अहम किरदार की अहमियत जाहिर होती है। तो आपका डार्बिशर के डूबने के बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। आज की वीडियो यहाँ इख्तिताम होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। अपनों और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। महफूज रहें।